का सेशन विथ रिव्यू। मुझे कुछ चीज़ें छोटी छोटी सी चीज़ें रिव्यू करनी है आप लोगों के साथ। रिव्यू के अंदर मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये समझे कि अभी तक हमने जो सीखा है उसमें से कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए। तो पहले तो मुझे ये जानना है कि सिमिलर मैट्रिसेस क्या होता है। किन दो मैट्रिक्स को आप सिमिलर कहते हो? इस सिमिलर मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? यहाँ पर सिमिलर मैट्रिसेस यानी कि कर्नल इज जीरो। अगर मैं सपोज ऐसा कहता हूँ ना कि कर्नल ऑफ टी इज जीरो, then in that case it becomes invertible matrix। इन्वर्टिबल कन्वर्ट कर्नल जीरो से वो इन्वर्टिबल हो जाता है। बट मुझे सिमिलर चाहिए। मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, उसको सिमिलर कब कहा जाएगा? आई हैव मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, इन दोनों को सिमिलर कब कहा जा सकता है? दिस टू आर सिमिलर टू ईच अदर इफ सेम डायमेंशन। नो 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 दीपक जी, सेम डायमेंशन होने से थोड़ी सिमिलर हो जाता है। दिस शुड बी, चलो मैं बोल देता हूँ कि इट इज ऑन क्रॉस एंड इट इज एन क्रॉस। तो क्या सिमिलर हो गया? क्या कोई भी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ले लूंगा सिमिलर हो जाएगा? नहीं। सिमिलर मैट्रिसेस पढ़ने का एक रीजन था, क्या था किसी को याद है? यस, वेरी गुड साबिया जी, यू रिमेंबर द डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट an invertible matrix P such that my A is equal to P B P inverse, या फिर आप इसको P inverse B P भी लिख सकते हो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। So there should exist an invertible matrix P such that A is equal to P B P inverse। इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है? जब हम लोग कहते हैं कि दो मैट्रिक्स सिमिलर है, उसका मतलब दे रिप्रेजेंट द सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट बेसिस। और ये जो P एग्जिस्ट कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ बेस मैट्रिक्स। चेंज ऑफ बेस मैट्रिक्स यानी कि अगर हमें कभी भी दो सिमिलर मैट्रिसेस के बारे में सोचना है तो आप क्या सोच रहे हैं? सिमिलर मैट्रिसेस यानी कि एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को दो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है बेस्ड ऑन डिफरेंट बेसिस। ये हो गया उसका कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन जो साबिया निकिता जी ने दिया, एब्सोल्युटली राइट। देयर शुड एग्जिस्ट an invertible matrix such that A is equal to P B P inverse। ठीक है, तो ये सिमिलर का जो डेफिनेशन है वो आज मुझे चाहिए, इसलिए मैं चाहता था कि इसको एक बार रिवाइज कर लिया जाए। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट करने वाले हैं। हमने ये जो यूनिट है स्टार्ट कैसे किया था, हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये था कि मेरे पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, क्या मैं कुछ ऐसे बेसिस ढूंढ सकता हूं सच दैट उससे रिलेटेड जो मैट्रिक्स होगा ना वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। राइट, हमारा क्वेश्चन यही था कि डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। हमें पता है कि हर बार डायगोनल नहीं होगा, अब कब होगा कब नहीं होगा वो भी बाकी है हमारा करने का, लेकिन हम लोग है ना धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग ये प्रूव करेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एक ऐसा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता ही है जो अपर ट्रायंगुलर होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, यानी कि ये सब जीरो, यहां पे नॉन जीरो होगा कुछ ना कुछ। तो हम लोग अपर ट्रायंगुलर पे जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके डायगोनल तक पहुंचेंगे। ठीक है, हमारा एम है डायगोनल तक पहुंचना। लेकिन आज हम लोग ये बता देंगे कि कोई भी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसको अपर ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन होता ही है। सो आज हम लोग उसको प्रूव करने वाले। सो एवरी n क्रॉस n मैट्रिक्स इज सिमिलर टू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर को सिमिलर है उसका मतलब कि उसी मैट्रिक्स के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कुछ और बेसिस से लिखोगे तो वो अपर ट्रायंगुलर बन सकता है। देयर एग्जिस्ट सम बेसिस सच दैट दैट मैट्रिक्स इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी हम लोग को ये प्रूव करना है फॉर एवरी n क्रॉस n मैट्रिक्स इज सिमिलर टू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लेके जाने की कोशिश की। सो व्हाट वी डू, लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। क्या क्या पहले इनिशियल रिक्वायरमेंट है देख लेते हैं। Let T from V to V be a linear transformation where dimension of V is equal to n. Then the matrix representation of T with any basis of V is of the order क्या होगा फिर?
टी का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? टी का अगर कोई भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लाऊंगा तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है? वेरी गुड, इट इज n क्रॉस n, करेक्ट. सो इट इज n क्रॉस n मैट्रिक्स क्यू. कैसे पता चला? इसका डायमेंशन n है, इसका डायमेंशन भी n है, इसलिए इट शुड बी n क्रॉस n. हम लोग इस रिजल्ट को प्रूव करने वाला है, यानी कि प्रूव करेंगे कि एवरी n क्रॉस n मैट्रिक्स इज सिमिलर टू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय यूजिंग इंडक्शन. कोई भी n क्रॉस n है ना, तो हम लोग पहले 1 के लिए सोचेंगे, फिर n माइनस 1 के लिए अज्यूम कर लेंगे, फिर n के लिए प्रूव करेंगे. सो बहुत ही इजीली हो जाने वाला है. छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना होगा हमें. सो फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी कि मैं ये कहता हूं कि ये जो डायमेंशन ऑफ v है वो 1 है, देन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ t विल बी अ 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स. यहां आपके अंदर कुछ तो होगा. सपोज इट इज ए. अब भाई ये 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, इसको तो मैं अपर ट्रायंगल बोलूं ना बोलूं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इट इज एन विच इज, अच्छा विच लिख देता हूं, which is an upper triangular matrix. बिकॉज यहां पे डायगोनल के नीचे कुछ है ही नहीं. डायगोनल के नीचे कुछ है ही नहीं, तो वो जीरो होगा नहीं होगा फर्क ही नहीं पड़ेगा. 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स में डायगोनल क्या है? वो खुद ही है, करेक्ट. तो इसके ऊपर भी कुछ नहीं, नीचे भी कुछ नहीं. सो इट इज गोइंग टू बी एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि 1 क्रॉस 1 वाला केस इज अ ट्रिवियल केस, कि उसके अंदर सोचने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज एक ही एलिमेंट है तो वो अपने आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया. मतलब कि n इज इक्वल टू 1 के लिए तो चलो ठीक है कि अगर 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है तो इट इज इटसेल्फ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो अब हम लोग करेंगे क्या? इंडक्शन ना. तो इंडक्शन में क्या करते हैं? n-1 अज्यूम करेंगे और n को प्रूव करेंगे. सो अज्यूम दैट एवरी, हाँ बोले ना, उसको लोअर ट्रायंगुलर भी बनाओ, उसको अपर ट्रायंगुलर भी बनाओ, उसको डायगोनल भी बनाओ, नो इश्यू. अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है कि डायगोनल के नीचे जो भी है वो जीरो होना चाहिए, करेक्ट. यहाँ पे डायगोनल के नीचे कुछ है क्या? अगर कुछ है ही नहीं तो जीरो सर्च करने की जरूरत नहीं. इसको आप लोअर ट्रायंगुलर भी बना सकते हैं, बिकॉज डायगोनल के ऊपर जीरो होना चाहिए. डायगोनल के कुछ ऊपर है क्या? कुछ नहीं है. कुछ है ही नहीं तो जीरो ढूंढना नहीं. यानी कि दिस इज एवरीथिंग. इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलो चलेगा, इसको आप अपर ट्रायंगल बोलो चलेगा, लोअर भी बोलो चलेगा, लेकिन फ्रॉम द क्वेश्चन हम लोग अभी अपर ट्रायंगल के लिए सोच रहे हैं. इसलिए मैंने जो मेरा रिक्वायरमेंट था मैंने वो बोला. हाँ मेरा रिक्वायरमेंट अपर ट्रायंगल, तो हाँ ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स भी है. ठीक है, साबिया जी है ना. ओके ओके ओके. सो अब हम लोग क्या करते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं n-1 के लिए. सो अज्यूम एवरी n-1 क्रॉस n-1 मैट्रिक्स is similar to an upper triangular matrix. अज्यूम तो कर लिया. अब क्या करता है? अगर इसके लिए है तो अब मुझे n के लिए प्रूव करना है. सो फॉर डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n हम लोग प्रूव करेंगे. वी विल शो दैट the matrix representation of T, which is an n cross n matrix, is similar to an upper triangular matrix. ये हमें प्रूव करना होगा. n-1 के लिए अज्यूम कर लिया तो n के लिए प्रूव कर देते. अब करेंगे कैसे? यहां पे हम लोग आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का यूज करने वाले हैं डेफिनेटली, बिकॉज वही चीज के ऊपर हम लोग काम करें. सो पहले तो एक चीज मैं एक स्टेटमेंट बोलूं उससे पहले एक चीज मैं बता देना चाहूंगा कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर का एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द स्केलर फील्ड. V क्या है? एक वेक्टर स्पेस होगा ओवर F. इट माइट बी पॉसिबल इन सम सिचुएशन कि आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट ही ना करें. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, सपोज अगर मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है वो है x² + 1 and it is equal to 0 is nothing but characteristic equation over R, over real numbers. तो क्या इसके आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इनसाइड R?
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या इसके नहीं करेगी? यानी कि एक छोटी सी चीज है जो एक्चुअल टी वाई में कंसिडर नहीं की जाती, बट एज एन इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आइगन वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी तक हम लोग क्या करते हैं ना, आइगन वैल्यू है ऐसा पोस्टिंग आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज अभी के लिए हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि आइगन वैल्यू ऑलवेज एग्जिस्टिंग, यानी कि हम लोग ने फील्ड इस तरीके से चूज किया कि आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करता है। बट ये मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करना कि ना करना डिपेंड करता है कि आप कौन सा फील्ड लेते हो, है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर आर लिया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर इसकी जगह पे मैंने सी ले लिया ना तो एग्जिस्ट करेगा। करेक्ट? तो हर बार हम लोग ऐसा ही फील्ड ले रहे हैं जिसके अंदर आइगन वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था। ऐसा मैंने क्यों बोला? बिकॉज यहां पे मैं क्या करने वाला हूं पता है, मैं यहां पे डायरेक्टली लिख दूंगा लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ टी। ये लिखने से पहले मुझे ये बताना जरूरी था कि आइगन वैल्यू हर बार एग्जिस्ट नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि आपका फील्ड कौन सा है ना। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिया ना तो पक्का एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जैसे कि अभी मैंने आपको एक सिचुएशन बताया रियल नंबर वाला, तो कभी कभार अगर उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर ही है तो उस सिचुएशन में आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग ने ऐसा फील्ड लिया कि जिसके अंदर आइगन वैल्यू होगा ही। ठीक है, दैट इज आवर अजम्पशन फॉर एंटायर कोर्स। ये जितना भी हम लोग पढ़ेंगे ना उस पूरे कोर्स के लिए हमारा अजम्पशन यही रहेगा कि आइगन वैल्यूज एग्जिस्टिंग। हम लोग ऐसा ही फील्ड चूज करें जिसके अंदर आइगन वैल्यू होने वाले। तो अब मैंने ले लिया लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू। अगर लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू तो क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? देयरफॉर anybody, if lambda is an eigenvalue then what? There exists, very good, so there exists some x not equal to 0 such that my tx is equal to lambda x। जो उन्होंने कहा मैट्रिक्स फॉर्म में था, जो मैंने लिखा दैट इज नथिंग बट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म। अगर मुझे पता है कि x is not equal to 0, can I write this singleton x is linearly independent? अगर एक नॉन जीरो एलिमेंट है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। सिंगलटन सेट, अ सिंगलटन नॉन जीरो एलिमेंट इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट, यस और नो? अबाउट अदर्स, यस, इन दोनों को छोड़ के। ओके, तो हमें पता है कि ये जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। उसके बाद और एक रिजल्ट है इंपॉर्टेंट सा, जो आई होप कि हमने कवर किया होगा कहीं ना कहीं। रिजल्ट ये है कि एवरी linearly independent set, linearly can be extended to basis। यानी कि अगर आपके पास कोई एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो आप क्या करोगे, आप उसके अंदर और थोड़े थोड़े एलिमेंट डालोगे और एट द एंड यू विल फाइंड आउट दैट इज नथिंग बट द बेसिस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। हर एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट से आप बेसिस बना सकते हो। जितने भी एलिमेंट कम है वो एलिमेंट ढूंढ ढूंढ के डालने पड़ेंगे, लेकिन यू कैन ऑलवेज extend linearly independent set into the basis, yes or no? अगर नहीं पता है तो मुझे ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना होगा, अगर पता है तो मैं इसी के साथ आगे चलूंगा, है ना। ये स्टेटमेंट पता है, समझ रहा है क्या कह रहा है स्टेटमेंट? कि अगर आपके पास कोई एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, देन वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के अंदर अगर आप एलिमेंट्स ऐड करोगे, उसको एक्सटेंड करोगे, तो यू कैन क्रिएट अ बेसिस। ओके, सो यू गाइस डोंट नो अबाउट इट, सो मैं क्या करूंगा ना, इसको प्रूव कर देता हूं। प्रूव इन द सेंस कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रूफ तो बहुत इजी सा है, वी कैन डू इट, लेकिन आज नहीं, बट अभी हम लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरे पास एक V है विच हैज अ डायमेंशन M। इसके अंदर से मैं दो एलिमेंट ले रहा हूं V1 एंड V2। दिस इज नथिंग बट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा उसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, then there will exist the elements v3 v4 till vm such that
अगर आपने इसको कंसिडर किया V2 V3 से लेके Vm तक इज अ बेसिस ऑफ दैट V, यानी कि अगर आपके पास कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो आप बाकी जो बचे हुए एलिमेंट है वो ढूंढ सकते हो, जैसे कि ये वाले देयर विल एग्जिस्ट दोस एलिमेंट्स सच दैट पूरा जो सेट होगा वो जाके बेसिस बनेगा। कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड करने का मतलब क्या होता है कि एक्सटेंड करने का मतलब होगा कि आप बाकी बचे हुए एलिमेंट ढूंढ सकते हो सच दैट वो पूरा का पूरा सेट बिकम्स बेसिस ऑफ इट। ठीक है, इसका प्रूफ भी इजीली किया जा सकता है, लेकिन आज नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली अगर चाहिए तो हम लोग बाद में इसको कभी डिस्कस कर सकते हैं, इजीली हो सकता है। एक्चुअली ये हम लोग है ना कब यूज करते हैं, एसवाई में प्रूव करते हैं, बट अभी के लिए मेरा काम है कि मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट समझा दूं कि स्टेटमेंट क्या कहता है। एसवाई में आई थिंक ये होता है, बट नहीं हुआ तो कोई भी इशू नहीं है, हम लोग बाद में इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो आप बाकी के एलिमेंट ढूंढ सकते हो सच दैट वो नया वाला जो सेट बना ना दैट इज नथिंग बट बेसिस ऑफ इट। अब हमारे पास तो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है यार, ये एक्स वाला, देयरफॉर उसका मतलब क्या होगा कि देयरफॉर देयर विल एग्जिस्ट बाकी के बचे एलिमेंट यानी कि V2 V3 टिल Vn सच दैट ये वाला जो है x V2 V3 डॉट 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 Vn इज अ बेसिस ऑफ V। मैं इसको बेसिस है तो मैं इसको ऐसा स्क्रिप्टेड भी नाम दे देता हूं, देयर विल एग्जिस्ट दिस सच दैट दिस इज अ बेसिस ऑफ V। नाउ व्हाट आई डू, मुझे बेसिस मिल गया ना तो मैं उसके करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स ढूंढ लेता हूं। यानी कि अगर सपोज ये ऐसा है, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे मैट्रिक्स चाहिए, तो पहला चीज मैं करूंगा, मुझे ये पता है कि ये n क्रॉस n मैट्रिक्स होगा, मुझे सिर्फ पहला कॉलम फाइंड आउट करना है, बाकी सब तो छोड़ देते हैं, सिर्फ पहला कॉलम मुझे ढूंढना है। कैन एनीबॉडी लेट मी नो पहला कॉलम क्या होगा इस मैट्रिक्स का विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस? पहला कॉलम क्या होने वाला है, थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए। एक्स जो है वो स्पेशल चीज है, इसलिए सिर्फ पहला कॉलम हमें मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला है। व्हाट इज द फर्स्ट कॉलम? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, लगता है वो मुझे कवर करना चाहिए नेक्स्ट क्लास में। एनीबॉडी, आपको चाहिए ये वाला, तो आप क्या करोगे, आप पहला जो है उसके ऊपर टी लगा दोगे। सो टी ऑफ एक्स क्या होता है, इट इज लैम्बडा एक्स, बट आपको क्या करना होता है कि इसको आपको पूरे बेसिस के फॉर्म में लिखना होता है। सो इट इज नथिंग बट लैम्बडा टाइम्स एक्स प्लस 0 टाइम्स V2 प्लस 0 टाइम्स V3 प्लस डॉट 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 प्लस 0 टाइम्स Vn। यहां पे जो कोएफिशिएंट्स है दोज आर नथिंग बट द कॉलम। यस और नो, याद आ रहा है कि हम लोग क्या करते थे, बेसिस के ऊपर लगाते थे और फिर जो कोएफिशिएंट्स होते थे उसको कॉलम में लिख देते थे, है ना। सो उस हिसाब से क्या आएगा, लैम्बडा, फिर बाकी सब तो 0 है। अब ये देखो, ये V1 V2 V3 से लेके Vn वो क्या है एक्चुअल में हमें नहीं पता, और उसके ऊपर टी लगाने पे क्या होगा वो भी नहीं पता, यानी कि उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है कि वो x के साथ मिलके बेसिस बन रहा है। तो अगर मुझे वो पता नहीं है तो बाकी के सारे एलिमेंट मैं लिख नहीं सकता हूं, बट सपोज दोज आर द एलिमेंट्स, मैं ऐसे लिख देता हूं कि कुछ तो एलिमेंट होगा ना, तो कुछ तो एलिमेंट मैं लिख देता हूं। सपोज दोज आर नथिंग बट यहाँ पे W2, यहाँ पे B2 यहाँ पे B32 डॉट 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 Bn2। तो ये क्या हो गया, डिपेंड्स ऑन V2 से लेके Vn का जो भी वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं अभी के लिए इन जनरल उसको लिख देता हूं। V23 B33 यहाँ पे होगा Bn3 एंड डॉट 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 Wn डॉट 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 Bmn, यहाँ पे होगा B2n। बाकी का ये जो पार्ट है वो मुझे पता ही नहीं है कि क्या होने वाला, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि ये हमने क्या चूज किया होगा, बट दैट विल एग्जिस्ट फॉर श्योर। तो अब मैं क्या करता हूं ना, इन चीजों को ब्लॉक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखता हूं। ब्लॉक मैट्रिक्स के फॉर्म में मैं कैसे लिख रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं लैम्बडा जो है उसको 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स बोलता हूं, फिर यहां पर ये जो चीज है ना उसको मैं एक मैट्रिक्स नाम दे दूंगा, सो दैट इज नथिंग बट 0, लेकिन क्या होगा उसका डायमेंशन, कितने रोज हो गए, तो n-1 रोज
एंड वन कॉलम। फिर इसको मैं नाम दे देता हूं कुछ और, ये जो चीज है उसको मैं नाम दे देता हूं W। कितने रो है तो एक रो है, और कॉलम कितने हैं तो n-1 है। फिर बाकी जो बचा हुआ चीज है, तो वट एवर इज लेफ्ट विल बी गिवन सम अदर नेम। ये जो है इसको हम लोग नाम दे देंगे मैट्रिक्स B। तो पहले तो एक चीज करिए आप लोग कि पहले समझिए कि मैंने किया क्या। मैंने सिर्फ जो गिवन मैट्रिक्स अभी तक हमें मुझे मिला था उसको मैंने ब्लॉक फॉर्म में लिख दिया। ब्लॉक फॉर्म में लिखने का एक छोटा सा फायदा है कि उसके अंदर मुझे एक n-1 क्रॉस n-1 मैट्रिक्स मिल गया, और ये तो मेरे अजम्पशन के साथ रिलेट हो सकता है। अब मेरा अजम्पशन क्या था कि मेरा अजम्पशन है कि एवरी n-1 क्रॉस n-1 मैट्रिक्स इज सिमिलर टू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये ब्लॉक फॉर्म में लिखने का फायदा ये है कि हम लोग हमारे अजम्पशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये ब्लॉक मैट्रिक्स सबको समझा कैसे लिखा है? W क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वही कलर वाला जो आपको दिख रहा है, दैट मैट्रिक्स इज नथिंग बट W। ये 0 इज नथिंग बट दिस मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स 0। B क्या है, तो ये वाला मैट्रिक्स ऑरेंज जो मैंने सिलेक्ट किया। इज इट ओके? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके। अब फायदा, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, फायदा क्या आ रहा है ऐसा करने का कि हमें एक n-1 क्रॉस n-1 मैट्रिक्स मिल रहा है, तो उस चीज को अब यूज करता है। बाय अजम्पशन my B is similar an upper triangular matrix। अगर वो सिमिलर है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को, उसका मतलब बाय द डेफिनेशन क्या होगा कि उसका मतलब देयर विल एग्जिस्ट सम P1 सच दैट मेरा B जो है इट इज इक्वल टू P1 U P1 इनवर्स। अगर वो सिमिलर है तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। हमारा काम लेकिन ये होगा कि इस T को अपर ट्रायंगल के साथ सिमिलर करवाना, ठीक है। लेकिन अभी तो हम लोग को B के बारे में कुछ पता चला, ज्यादा कुछ नहीं। अब तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं ना, एक मैट्रिक्स में यहाँ पे लिखता हूँ, वेरिफिकेशन आप मुझे करके दीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 विच इज 1 क्रॉस 1, यहाँ पे 0 है विच इज एक रो और n-1 कॉलम है, यहाँ पर 0 है विच इज n-1 रोज एंड 1 कॉलम, और यहाँ पे मैट्रिक्स P1 ले लेता हूँ। P1 कितना होगा, तो इट विल बी n-1 क्रॉस n-1, तो ये टोटल n क्रॉस n मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे बीच में भी मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, ये क्या लिखूं मैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीच में मुझे क्या चाहिए, मुझे T के साथ कनेक्ट करना है। T क्या है, तो ये मैट्रिक्स है, तो उस हिसाब से मैं आगे बढ़ता हूँ। सो दिस इज नथिंग बट लैम्बडा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा W टाइम्स P1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे लिख देता हूँ B। ये क्या होगा, दिस इज 1 क्रॉस 1। ये आप लोग मुझे बताओगे कि इसका डायमेंशन क्या होगा, ये होगा n-1 क्रॉस 1, और B तो हमें पता है कि इट इज n-1 क्रॉस n-1, और एट द एंड आई विल राइट 1 0 0 P1 इनवर्स। लेट मी जस्ट कंप्लीट राइटिंग दिस 3 मैट्रिसेस, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने कहां से लाया, तो मैं क्या कर रहा हूँ वो थोड़ी देर में समझ जाएगा। बट लेट मी जस्ट कंप्लीट राइटिंग दिस 3 मैट्रिसेस। ये हो जाएगा n-1 क्रॉस n-1, ओके। अब पहले ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्या होगा, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? हमें पता है कि P1 का ऑर्डर क्या है, तो वो है n-1 क्रॉस n-1। W का ऑर्डर क्या है, तो आपको यहां से पता चल जाएगा, W का ऑर्डर है 1 क्रॉस n-1। सो P1 का ऑर्डर क्या हो रहा है, ये जो है WP1, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, योर W का ऑर्डर इज 1 क्रॉस n-1। P1 का ऑर्डर इज दिस विच वी सॉ हियर, यस इट शुड बी आपने जो 2 लिखा ना एंड में वो गलत है,
बाकी इसका ऑर्डर आपने आगे की चीज सही लिखी। हाँ, क्यूब क्यों लिख रहे हो, ऐसा क्यों लिख रहे हो आप? Okay, suppose I give you the question. Suppose A is a matrix which is M cross N, and B is a matrix which is M cross Y. Then A into B का dimension क्या होता है साबिया जी? यहाँ तो बस हो गया ना, इट इज M cross Y, तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा। यहाँ पर क्या है कि W जो है उसका डायमेंशन क्या था, वो था 1 क्रॉस n माइनस वन। P1 का डायमेंशन क्या है, तो वो है n माइनस वन क्रॉस n माइनस वन। तो ये दोनों सेम है, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये आएगा डायमेंशन फाइनल का। सो इट इज 1 क्रॉस n माइनस वन। अब आप सोचोगे कि सर ये मैट्रिक्स कहां से लिखा और क्यों लिखा गया। ये जो मैट्रिक्स है वो कैसे ऑब्टेन हुआ, तो बाय ट्रायल एंड एरर। किस तरीके से और क्यों किया गया, अभी हम लोग क्या करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या हो रहा है। पहले तो मैंने आपको ये बता दिया मैंने कैसे किया, क्यों किया वो अब पता चले। ये मैंने ट्रायल और एरर से हमें मिल जाता इजीली। अब क्या करते हैं ना, सिर्फ मल्टीप्लाई करते। तो पहले ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी पहले ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सो हम लोग क्या करने वाले, हम लोग ब्लॉक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करने वाले, जो हम लोग ने आगे भी देखा। ब्लॉक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, अगर वो कंपैटिबल है। कंपैटिबल यानी कि जब मल्टीप्लाई कर रहे हो देन इट शुड बी पॉसिबल। मैट्रिक्स जो होते हैं, छोटे छोटे मैट्रिक्स जो ब्लॉक है अंदर, वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होने चाहिए, तब आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अभी हम लोग हर बार चेक करेंगे, हम लोग को फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना। तो क्या आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 इंटू लैम्बडा को, दोनों 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 है, क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई एज ए मैट्रिक्स, यस। सो वो हो जाएगा लैम्बडा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर सकता है क्या, a zero matrix which is 1 cross n minus 1 and a zero matrix which is n minus 1 cross 1, उसको भी कर सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई एज अ मैट्रिक्स। तो सारे के सारे मैट्रिक्स है। चीजें थोड़ी समझने में, डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 0 0 होता है। अब फर्स्ट रो इन द सेकेंड कॉलम के बारे में सोचते हैं, तो ये 1 के साथ क्या हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 के साथ उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑब्जर्व करना है आपको, अगर नहीं हो रहा है तो यू शुड टेल मी कि नहीं सर नहीं लग रहा है कि नहीं होगा। आप क्या 1 विच इज 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, उसके साथ आप W P1 को मल्टीप्लाई कर सकते हो विच इज 1 क्रॉस n माइनस 1 मैट्रिक्स। आपको सिर्फ इसका लास्ट और इसका फर्स्ट डे चेक करना है ना, वो सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा WP1, यस, और इसको ऐड करोगे 0 तो इट इज सेम। नाउ सेकेंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, कोई मुझे बताएगा। सेकेंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, इट इज 0, वेरी गुड। देन सेकेंड रो एंड द सेकेंड कॉलम, ऑलवेज व्हेन यू मल्टीप्लाई ना, जब ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन करो तो चेक करना जरूरी होता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, है ना। जैसे कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, देन ओनली यू शुड कंटिन्यू, ऐसा। वेरी गुड, इट शुड बी, थोड़ा उल्टा लिख दिया आपने निकिता जी। जब कभी भी आप ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो आप पहले रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो। सो रो के अंदर है P1 और फिर यहां पे कॉलम में है B, तो ऐसा लिखेंगे, ठीक है। आप रो इंटू कॉलम कर रहे हो ना इसके लिए, ओके, बिकॉज मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। अगर नंबर्स होते तो हम लोग आगे पीछे लिखते चल जाते। ओके, सो ये मुझे पता चला कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मुझे ये मिल रहा है। तो अब तीसरा वाला मैट्रिक्स लिख देते हैं। सो इट इज 1 0 0 P1। अब मैंने क्या किया ना, डायमेंशन लिखना छोड़ दिया, बिकॉज मैट्रिक्स इसी तरीके से बने हैं कि उनके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट एक्चुअल में ये 0 क्या एक एलिमेंट है, नहीं। क्या ये एक एलिमेंट है, नहीं। ये एलिमेंट है, नहीं। दिस रिप्रेजेंट अ एंटायर ब्लॉक। ये लैम्बडा और 1 को आप रियल नंबर एज एन एलिमेंट देख सकते हो, बट दे आर ऑल्सो कंसिडर एज अ ब्लॉक ओनली, ठीक है। तो अब इस मैट्रिक्स के 4 एलिमेंट क्या होंगे वो आपको मुझे बताना है। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, what should be the first entry,
It would be lambda. Very good. Second entry is B. Everybody sure about it? I don't know. It is B. निकिता जी सेकेंड एंट्री क्या होगा यहाँ पे? ये वाला. No, yes. Is it zeros? Oh, second entry zero. Second entry zero. Second entry ये second entry नहीं, ये first row second column जीरो भी नहीं है. ओके सेकेंड एंट्री सरफराज जी श्वेता जी कैसे मिलेगा देखो मैं बता देता हूँ. थोड़ा सा सिली सा मिस्टेक कर रहे हैं सब लोग. नो वरी अबाउट इट. देखते हैं. नहीं 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 निकिता जी आप भी थोड़ा गलत जा रहे हैं. आराम से पॉज हो जाओ सब लोग एंड लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग. सेकेंड एंट्री यानी कि मुझे इसकी जरूरत है. ये वाला कैसे ढूंढेंगे? तो फर्स्ट रो यानी कि ये विद दिस तो ये हो गया जीरो. अब दिस इंटू दिस. अब W P1 इनवर्स क्या होता है कोई मुझे बताएगा? ये पहले लिखना और ये बाद में लिखना है ना. ऑर्डर में लिखो. W yes very good सरफराज जी. What I was expecting वो मिल गया. So it is 0 plus W. Is it okay to everybody? समझा मैंने किस तरीके से W लाया? Yes. So चीजों का ध्यान रखो. ब्लॉक मैट्रिक्स आप लोगों के लिए अभी नया है लेकिन ब्लॉक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? अगर कंपैटिबल है. इस चीज का ध्यान रखोगे. और एक दूसरी चीज क्या होती है कि आपको ऑर्डर वही रखना है. रो का एलिमेंट पहले लिखना फिर कॉलम के एलिमेंट्स लिखना तो काम सही से चल जाएगा आपको. अब यहाँ पे एंट्री आएगा जीरो और यहाँ पे लास्ट एंट्री क्या बताएगा लास्ट एंट्री क्या? थोड़ा सोच के बताओ. लास्ट एंट्री सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. ना 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 श्वेता जी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. यस निकिता जी इज राइट. इफ यू ऑब्जर्व श्वेता जी क्या करना है आपको? जीरो इंटू जीरो तो जीरो हो गया. दिस इंटू दिस सो इट इज पहले रो का चीज लिखो फिर कॉलम का लिखो है ना. आपने आगे पीछे लिख दिया ना इसके लिए आपको बी आया ना. पहले रो का चीज लिखो फिर कॉलम. अब प्यारे भाइयों और बहनों ये जो है लैम्डा W जीरो ये क्या है यार? ये P1 B P इनवर्स क्या है? ये P1 B P इनवर्स क्या है? दैट इज सेम एज व्हाट? हम लोग ने एक सिली मिस्टेक कर दिया. ये B की जगह पे हमें U लिखना था. ये B जो है उसकी जगह पे U लिखना चाहिए था तो काम जल्दी से हो जाता. तो मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ B की जगह पे U को रिप्लेस कर रहा हूँ बिकॉज हमें जो चाहिए उसमें हमें U की जरूरत है. अब शायद से आप आंसर कर दोगे. यस नाउ इट इज B. करेक्ट. यस सिमिलर मैट्रिक्स है. A नहीं है. अब वो A बन गया यानी कि हमारा जो मैट्रिक्स था वो बन गया है ना. सो मैंने क्या किया? मैंने जो मैट्रिक्स के अंदर B लिया था उसकी जगह पे मैंने U ले लिया बिकॉज जैसे मैंने ऑब्जर्व किया ना कि मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो उस तरीके से मैंने चेंजेस ला दिए. और एक्चुअली ये ट्रायल और एरर से ही करना था बट हमें मिल गया. सो दिस इज नथिंग बट व्हाट? ये तो कुछ नहीं तो हमारा T का मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू B. अरे यार इसमें तो कुछ ना कुछ हो रहा है. अब यानी कि हम लोग ने स्टार्ट किया था. वी स्टार्टेड विद दिस. हम लोग ने ये लिया था 1 0 0. यहाँ पे था P1. यहाँ पे लिया था हमने लैम्डा. WP1 लिया था. यहाँ पे 0 था. यहाँ पे U लिया. फिर ये 1 0. वेरी गुड. आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो कि कैसे कैसे कर रहा है. वेरी गुड. सो मुझे पता चला कि दिस इज नथिंग बट द गिवन मैट्रिक्स दैट इज सेंटीमीटर्स. अब थोड़ा सोचते हैं क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स है? थोड़ा सोच के बताओ. यस और नो? क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स है? उनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है. सो दैट मींस मैं इसको P नाम दे देता हूं. अब मुझे कोई ये भी बताएगा कि ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? क्या ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा? थोड़ा सोचो एवरीबॉडी बिकॉज दिस इज द की पॉइंट. सिर्फ कंक्लूड करना है. आगे की चीजें क्या थी कि मैंने बताया कि हाँ ये ले लो बट एट द एंड वी शुड अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आया तभी जाके आपको आगे की चीजें याद रखने में मदद होगी. ठीक है. सो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा? द आंसर शुड बी यस. व्हाई?
बिकॉज ये U जो है वो खुद एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो इसीलिए यहां पे लैम्बडा डायगोनल के नीचे कुछ भी नहीं होगा, है ना, तो इसीलिए ये बन गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसको मैंने P नाम दे दिया तो ये हो जाएगा P इनवर्स। यार यहाँ पे तो कुछ स्पेशल हो गया, यानी कि मुझे पता चला ये जो है दैट इज इक्वल टू P, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नाम दे देता हूं U1, इट P U1 P inverse. Does this implies my this is isomorphic, sorry isomorphic कहां बोल रहा हूं मैं, similar, this similar to upper triangular matrix? Because P exist किया ना, there exists some P such that my that matrix, जो भी वो मैट्रिक्स था, यानी कि उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड बेसिस पे हमने जो मैट्रिक्स लिया था, that matrix is isomorphic to an upper triangular matrix U1। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट प्रूफ है, डिफिकल्ट क्यों है मैं बोलूंगा, बिकॉज यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ना उसको याद रखने में इशू होता है। क्यों? बिकॉज उसको हम लोग ने ट्रायल और एरर से बनाया जाता है, जैसे कि अभी अभी आप लोगों ने देखा ना कि मेरे को एरर आया तो मैंने क्या कर दिया, उसको थोड़ा चेंज कर दिया। दैट इज द वे वी हैव क्रिएटेड, बट अल्टीमेटली वी प्रूव्ड इट बाय यूजिंग इंडक्शन। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए आई जस्ट गिव यू 5 मिनट्स, एक बार उसको पढ़ो और लेट मी नो, स्क्रॉल डाउन करने को बोलो मुझे, ठीक है, प्रूफ को एक एक स्टेटमेंट को पढ़ो और लेट मी नो वंस यू आर डन विद द पार्ट, देन आई विल स्क्रॉल डाउन। हर एक चीज को समझो, अगर कहीं डाउट रहेगा तो मुझे बताइए। ठीक है, आज हम लोग ने एक ही थ्योरम किया था, इट इज ओके, कोई बात नहीं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर भी हमारा वाइवा सेशन होने वाला है, जो भी स्क्रीन के ऊपर लिखा है इज इट ओके, कैन आई स्क्रॉल डाउन? हर एक स्टेटमेंट को पढ़ो लेकिन, ओके ओके ओके। हाँ, n-1 क्रॉस n-1, हाँ, इज सिमिलर टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि हमें क्या प्रूव करना था, हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करना था फॉर n क्रॉस n, है ना। तो हमने क्या अज्यूम किया कि सपोज n क्रॉस n नहीं, उसके एक कम के लिए सपोज इट इज ट्रू। स्टेटमेंट ये कहता है कि n क्रॉस n के लिए हमें प्रूव करना है। हम लोग ने अज्यूम किया कि n-1 और n-1 के लिए सपोज इट इज ट्रू, और उसका यूज करके हम लोग ने n के लिए प्रूव कर दिया। जैसे कि यहाँ पे मुझे पता है कि एवरी 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर, तो 2 के लिए मैं उसका यूज करूंगा। तो उसी तरीके से n-1 अज्यूम करके हम लोग n तक जा रहे हैं। समझा क्या मैंने क्या बोला? ओके ग्रेट, नहीं समझा तो बिंदास बोलो, यूज इट माइट बी पॉसिबल। ओके ओके ओके, करेक्ट करेक्ट। हम लोग यहाँ पे इंडक्शन यूज कर रहे हैं कि n के लिए प्रूव करना, n-1 के लिए अज्यूम करना और n के लिए प्रूव करना। n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना, n-1 के लिए अज्यूम करना, फिर n के लिए प्रूव करना। सो स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं मैं, जस्ट सी द स्टेटमेंट्स।
ओके, यहाँ पर तो वही है, इसलिए मैं थ्योरम पे आता हूँ। अच्छा, मैट्रिक्स नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। कि मतलब आपको ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे लिखा, ये वाला फर्स्ट वन ना, सुना ही नहीं दिया एक्चुअली आपका आवाज, आपने फर्स्ट कहा किसी। ओके, फर्स्ट वन। ओके, सो बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैंने किया क्या मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। यहीं पे कहीं लिखने की कोशिश करता हूँ। सो देखो, मुझे इन मतलब मैंने क्या किया था, मैंने एक्स से स्टार्ट किया था। मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक्स इज अ आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा, यानी कि मुझे इतना पता था कि टी ऑफ एक्स क्या होने वाला है। आई नो कि टी ऑफ एक्स इज नथिंग बट लैम्डा एक्स। अब ये यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, उस एक्स को एक्सटेंड करके एक बेसिस बना दिया। अब बेसिस के अंदर बाकी के जो एलिमेंट है, अब ये क्या होगी कहां से आए वो हमें नहीं पता, लेकिन इतना पक्का पता है कि एग्जिस्ट करते। नहीं पता तो क्या नहीं पता हमें, कि ये नहीं पता कि टी ऑफ वी टू क्या होगा। अब ये टी ऑफ वी टू क्या होगा मुझे नहीं पता, बट मैंने क्या बोला कि टी ऑफ वी टू लेट वो कुछ तो होगा ना, सो लेट इट बी डब्ल्यू टू एक्स बी टू टू वी टू प्लस बी थ्री टू वी थ्री प्लस डॉट 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 डी एन टू वी एन। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि हाँ वो कहीं तो जा रहा है ना, तो सपोज उसके स्केलर जो वह मैंने नाम दे दिया बी डब्ल्यू टू बी टू टू बी थ्री टू बी एन टू। मैंने ऐसे नाम क्यों दिया, बिकॉज मुझे उसको ऐसे मैट्रिक्स में लिखना था। अगर नॉर्मल से हम लोग करते थे ना तो मैं सबको एक इवन नाम देता था, यानी कि इसको बी वन टू बी टू टू ऐसा नाम देता था सभी चीजों को। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा ब्लॉक बनाना था, इसलिए मैंने ऐसे थोड़े यूनिक नाम दे दिए जो मुझे ब्लॉक बनाने में मदद करे। उसी तरीके से मैंने टी वी थ्री को क्या सोचा, मैंने सोचा कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एक्स। ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों होगा, बिकॉज ये तो बेसिस है ना। हमने क्या बोला कि ये जो है वो बेसिस बन रहा है और उसके अंदर का कोई भी एलिमेंट उसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसके जो स्केलर्स है वो हम लोग ने इस तरीके से अज्यूम किए, बी टू थ्री बी थ्री थ्री और बी एन थ्री। समझे? हाँ बोलिए। कर यस, एन कॉलम है और एन रोज भी है। कहां पे ये देखो ना, यहां पे इसने कितने के अंदर n माइनस वन हो गए, और एक ये कॉलम ये रहा ना, तो इसलिए फाइनल जो चीज बना वो n क्रॉस n बन जाएगा। समझ रहे हो? उसी तरीके से देखो ये जो होगा ना, ये n माइनस वन कॉलम्स है और ये n फर्स्ट कॉलम है। दिस इज फर्स्ट कॉलम, ये n माइनस वन कॉलम, टोटल n कॉलम्स, फर्स्ट रो n माइनस वन रोज, इसलिए n रोज है ना। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो देखो पहले हम लोग काउंट करते हैं कि रोज कितने, पहले काउंट करते हैं। ये पहला रो है, ये आपको समझ गया। अब ये जो मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n मैट्रिक्स है, यानी कि इसके अंदर कितने रोज हो गए, n माइनस वन, n माइनस वन क्रॉस n माइनस वन है, तो इसके अंदर n माइनस वन रोज होने वाले हैं। करेक्ट। बी जो ये बॉक्स मैट्रिक्स हम लोग ने ऑरेंज में लिखा है, उसके अंदर n माइनस वन रोज हो गए, यहां पर भी n माइनस वन रोज है। यहाँ पे आप देखो ना, नंबर ऑब्जर्व कीजिए, नंबर वन से स्टार्ट नहीं हो रहे, टू से स्टार्ट हो रहा है। बी टू टू है, बी वन वन से स्टार्ट करता था ना तो एन क्रॉस एन होता था, है ना। मैंने बी टू टू से स्टार्ट, हाँ क्या क्या क्या, हाँ हाँ अच्छा चलो चलो कॉलम स्टार्ट करते हैं, आपको रोज से नहीं समझा, पहले कॉलम से करते हैं। ओके,
सो ये फर्स्ट कॉलम है, वो क्लियर है आपको, करेक्ट? अब यहां पे n माइनस कॉलम आप देख सकते हो क्या? दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, उस तरीके से। तो टोटल कॉलम्स कितने हो गए? n कॉलम्स हो गए। उसी हिसाब से दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, उस तरीके से आगे बढ़ते जाओ, दिस विल बी nth रोज। यानी कि यहाँ पे n माइनस वन रोज आ रहा है और ये फर्स्ट रो यहाँ पर है ना। तो ये हो गया फर्स्ट रो, यहां पर है n माइनस वन रोज, इसलिए टोटल कितने रोज हो गए? तो n रोज हो गए। हम लोग ने ब्लॉक में लिखने की वजह से डायरेक्टली नहीं दिखता है, इसीलिए इसको मैंने बनाया, अदरवाइज मैं डायरेक्टली लिखना चाहता था, बट इसको बनाने का रीजन यही था कि चीजें सिंपल दिखे। समझ रहा है क्या कि n कैसे हो रहा है? करेक्ट, नीचे वाले को साथ में किया है। ओके, सो अगर देखना चाहते हो तो दिस इज फर्स्ट और ये हो गया n माइनस वन, दिस इज फर्स्ट कॉलम और ये हो गया n माइनस वन कॉलम। सो टोटल कितना हो गया? n। अगर ब्लॉक में बनाए तो इस तरीके से, ये वन क्रॉस वन का ब्लॉक, ये वन क्रॉस n माइनस वन का ब्लॉक, n माइनस वन क्रॉस वन, n माइनस वन, n माइनस वन। ठीक है, ओके। स्क्रॉल डाउन करूं मैं? ओके, बाय assumption दिस बी सिमिलर। एक बार इसको भी ऑब्जर्व कर लीजिए। And I will request everybody to read some good reference book। कोई भी एक अच्छा रेफरेंस बुक पढ़िए। अभी के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि टॉम स्टॉल, अगर आपके पास पीडीएफ है कैलकुलस वॉल्यूम 2, तो उसको पढ़िए। रीजन सिंपल सा है, बिकॉज उसके अंदर ये जो मैं बोला ना ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन, उसको आप वहां से डिटेल में पढ़ सकते हो। अदरवाइज कहीं पर भी इंटरनेट से अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ ही जाएगा। कोई है? हाँ बोलिए, किसको डाउट है क्या? हाँ बोले ना। हम्म। हम्म। अच्छा अच्छा, वेट लेट मी जस्ट सी द क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, मुझे याद आ रहा है, मैंने होमवर्क दिया था, वो भी किसी रेफरेंस बुक से ही था क्वेश्चन। कैन यू रिमेम्बर द लेक्चर नंबर कौन सा था वो? एग्जांपल्स, अच्छा ये वाले। ओके ओके, कोई नहीं। फोर्थ तक तो क्या था ये? सिक्स्थ का नहीं हो रहा है कि फोर्थ का नहीं हो रहा है? फर्स्ट, अच्छा हाँ कर। ओके 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 ओके, समझ गया, ओके कोई बात नहीं। फर्स्ट का ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ढूंढना है। चलो एक फर्स्ट वाला अभी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। आई थिंक सो, नहीं। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेगा, बिकॉज टाइम अभी ओवर है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इन सारों का रूट्स निकालते हैं, ठीक है? बिकॉज सिर्फ पॉलिनॉमियल निकाल अच्छा हुआ, लेकिन आपने पूछा, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे और वाइवा भी ले लेंगे, ठीक है? अभी एक्चुअली टाइम नहीं है। वी नीडेड दो, वाइवा हमारा नेक्स्ट ट्यूसडे यानी कि 27 को है ना। हमारा जो लेक्चर टाइम होगा ना, तभी वाइवा ले लूंगा मैं। इसलिए मजे के लिए मजे के लिए, एक्चुअल में मजे के लिए, जस्ट कि आप चीजों को पढ़ो और मैं आपके कुछ डाउट रहेगा तो क्लियर हो जाएगा, ऐसा। इट वुड बी अ रिवीजन, समझ रहे हो? आप थे ना एसवाई में मेरे अंडर, आपको पता होगा शायद कि मैं लेता हूँ ऐसा। वी नीडेड दोस एलिमेंट, दैट्स व्हाई वी टुक y w फॉर द फर्स्ट रो एंड v फॉर द रिमेनिंग फॉर tb। वी नीडेड दोस एलिमेंट, दैट्स व्हाई वी टुक w फॉर द फर्स्ट रो एंड b फॉर द रिमेनिंग फॉर tb। निकिता जी, आपका क्वेश्चन मार्क्स नहीं होगा, नहीं, क्या आप किसी ने भी पूछा ना, देयर वोंट बी एनी मार्क्स, दैट इज जस्ट लाइक अ रिवीजन, कि आप लोग पढ़ के आओगे, हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड बेस्ड ऑन इट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई मार्क्स नहीं होगा, ठीक है? जस्ट फॉर एंजॉयमेंट और कुछ नहीं। अभी हम लोग मिलेंगे